हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट टाइम अपन ने चैप्टर 1 को फटाफट से रिवाइज किया था। आज करेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फिजिक्स टर्म 1 एग्जाम के लिए। तो पहले चैप्टर का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। उसकी नोट्स की पीडीएफ फाइल मैंने शेयर कर दी है, गूगल लिंक, मेरा जो गूगल ड्राइव लिंक है यहाँ पे भी मैं इस चैप्टर का भी कल शाम तक आपके लिए शेयर कर दूंगा। तो आइए फटाफट से इस चैप्टर से रूबरू होते हैं। तो देखिए चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, अपन कहते हैं इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब क्या है कि अगर इस फील्ड के प्रभाव में अगर आप एक चार्ज को ए से बी तक मूव कराओ अलग अलग रास्तों पे, लेट से आप इस रास्ते से जाएं पाथ 1 या पार्ट 2 या पाथ 3, अगर आप सेम इनिशियल से सेम फाइनल पॉइंट तक किसी भी रास्ते पे जाओ, इसका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, तीनों रास्तों के लिए वर्क डन सेम आएगा। और इसीलिए अपन इसके लिए इसने जो वर्क किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी कैन डिफाइन अ change in electrical potential energy. And how we define the change in electrical potential energy? We define it as, जैसे यूजुअली करते हैं, डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स। ओके, हाँ, अगर आप ये माने जो परिवर्तन किया गया उस वक्त काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, तब अपन वही वर्क एनर्जी के फंडों को यूज़ करते हुए बोल सकते हैं कि धीरे धीरे लाने में बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज किए एक्सटर्नल वर्क कितना होगा उसको भी डेल्टा यू बोल देते हैं। तो याद रखिए ये अलग चीज़ है, ये केवल कब वैलिड है? जब डेल्टा के जीरो है। तो कई जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा, तो याद रखिएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल तो कोई बाहर से फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो वर्क है उसका नेगेटिव चेंज कहलाएगा डेल्टा यू, ये याद रखिएगा। अब इसी को यूज़ करके जब अपन 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए बात करते हैं, लेट्स से ये 2 चार्जेस आपने लिए कि एक चार्ज आपका लिया Q1, एक चार्ज आपने लिया Q2, दोनों के बीच डिस्टेंस ले लिया R। तो अपन कहते हैं इनके लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे अपन? वी सिंपली से व्हेन प्लेस्ड एट सेपरेशन R, वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी एज K Q1 Q2 by R। K Q1 Q2 by R, इस एक्सप्रेशन में मेरा अजम्पशन है कि मैंने इनकी सिस्टम की एनर्जी को जीरो माना है व्हेन दे वर फार अवे। एट इनफाइनाइट सेपरेशन अगर मैं एनर्जी जीरो मानूं तो आर सेपरेशन पे एनर्जी आपकी हो जाती है K Q1 Q2 by R। और याद रखिएगा इसमें Q1 Q2 को जब आप पुट करोगे दे शुड बी पुट विथ साइन। इसका मतलब अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो अपन कहेंगे सिस्टम में रिपल्शन होगा और एनर्जी इज टेकन एज पॉजिटिव। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी रिगार्डेड एज नेगेटिव। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये तो यू लिखा है अपन ने, डेल्टा यू लिखना है दो पोजीशंस के बीच में, तो आप ऐसे लिख सकते हो यू एट आर फाइनल माइनस यू एट आर इनिशियल इज के Q1 Q2 अपॉन आर फाइनल माइनस के Q1 Q2 ओवर आर इनिशियल। याद रखिएगा Q1 Q2 विद साइन रखना। अब कई बार लोगों को बहुत दिक्कत होती है यार कि सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या कम हुई, साइन ऑफ डेल्टा यू, ये लोगों को बहुत परेशान करता है। तो इसको सिखाने के लिए मैं हमेशा बच्चों को एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। अगर आप लोगों ने वो एनटी अभ्यास वीडियो शायद आप लोगों ने तो नहीं देखे होंगे, आपके सीनियर्स ने ज़रूर देखे हैं। देखिए वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी बार सिखाया था, जो भी आपका सिस्टम है, सिस्टम की जो नेचुरल इच्छा है, जो नेचुरली मतलब उसको फ्री छोड़ा जाए तो वो क्या करेगा, अपने मन से क्या करेगा। अगर आपने परिवर्तन, आपने चेंज भी उसके मन के अनुसार किया है, इच्छानुसार परिवर्तन किया है, तो सिस्टम को शांति का अनुभव होगा। और फिजिक्स में शांति का मतलब होता है लोअर एनर्जी। तो कभी भी अगर चेंज ऐसा है जो सिस्टम की नेचुरल इच्छा के अनुसार है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। और यदि आपने चेंज ऐसा किया है जो उसकी नेचुरल इच्छा के अगेंस्ट है, तो दुखी होगा, दुख होगा, परेशान होगा, और परेशान होने का मतलब उसकी एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। सिंपल सा एग्जांपल मैं ग्रेविटेशन में दूं, देखिए ये मेरी पेंसिल है, ये जो दिख रही है आपको, भाई इस पेंसिल और अर्थ को एक सिस्टम माने, तो अर्थ पेंसिल को कह रही है बेटा नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा। अगर मैं इसको छोड़ दूं, आज़ाद कर दूं, तो ये अपने आप किधर जाएगा? नीचे, अपनी इच्छा अनुसार। और जैसे जैसे नीचे जाता है आप बोलते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। और ये नीचे जाना चाहता है पर मैं इसको ऐसे ऊपर ले जाऊं, तो इसकी इच्छा के विपरीत ले गया, तो पोटेंशियल एनर्जी, दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेंसिल प्लस अर्थ सिस्टम विल इंक्रीज। तो सिस्टम जो चाह रहा है वही आपने किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। सिस्टम जो चाहता है उसके अगेंस्ट चेंज है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में भी बड़े प्यारे प्यारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। बाकी एक सिंपल सी चीज़ याद रखिए, आपको सिखाने के लिए एक छोटी सी चीज़ मैं देखूँ, लेट से ये प्लस Q1 चार्ज है और ये माइनस Q2 चार्ज है, तभी आपको पता है दोनों क्या चाहते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के मध्य क्या होगा? आकर्षण, अट्रैक्शन। तो इस केस में लेट से इनके बीच का डिस्टेंस मैं बोलूँ R, तो इस केस में आप बोलोगे अगर R को कम किया,
बेटा वही तो चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं। तो आर कम करेंगे, सिस्टम खुश होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, सो डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। और इसी तरह से अगर इस केस में इनके बीच का सेपरेशन आपने बढ़ा दिया तो ये सिस्टम की इच्छा के अगेंस्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। इसकी जगह अगर ये दो चार्जेस ऐसे लेता मैं, दोनों पॉजिटिव, तो अब दोनों को परस्पर कोई प्यार नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो इस केस में अगर आप पास लिया है, सेपरेशन कम किया, तो ये इनको नागवारा होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और इस केस में अगर आप इनका आर आपने बढ़ा दिया तो ये खुश होंगे, जान छूटी, क्योंकि एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, कभी भी साइन में आप धोखा नहीं खाएंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ना केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कहीं पे भी जहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी आती है, फंडा अपना ये, कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। तो दो पार्टिकल सिस्टम की तो आपने बोल दी के Q1 Q2 बाय आर। अब बहुत सारे चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं, तो अपन बोलते हैं हर दो के बीच एक इंटरेक्शन होगा। मैथ्स वाले विद्यार्थी देख सकते हैं कि n पार्टिकल्स हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं कि 100 जने एक पार्टी में आए हैं, हर जना एक दूसरे से हैंडशेक्स करेगा, तो टोटल हैंडशेक्स कितने होते हैं, तो वो आप NC2 बोलते हैं। तो बायो वाले तो सीधे याद रखें, अगर n पार्टिकल्स का सिस्टम है तो टोटल नंबर ऑफ एनर्जी इंटरैक्शंस या टर्म्स कितनी होंगी, NC2, जिसको आप इन शॉर्ट याद रखिए NN-1/2। NN-1/2 कहने का मतलब ये है, अगर दो ही हैं तो एक ही इंटरेक्शन होगा इन दो के बीच, तीन है जैसे इस फोटो में दिख रहा है, तो यहाँ देखिए आप इंटरेक्शन में क्या क्या होगा, किस किस का इंटरेक्शन होगा, एक तो इन दोनों का होगा Q1 Q2 का। क्या लिखेंगे, वही दो चार्जेस की तरह, के Q1 Q2 बाय आर, तो के Q1 Q2 बाय ए। फिर Q2 Q3 का इंटरेक्शन आप लिखोगे के Q2 Q3 बाय बी, और एक Q1 Q3 के बीच भी इंटरेक्शन होगा, लिखोगे के Q1 Q3 बाय सी। तो देखिए यहाँ तीन थे तो 3 इंटू 2/2, 3 टर्म्स आई, चार होंगे तो 4 इंटू 3/2, 6 टर्म्स आएंगी। तो स्क्वायर पे चार साइड की टर्म्स आती है और दो फिर डायगनल्स की टर्म्स आती है, आप याद रखिएगा। और इन सब में Q1 Q2 Q3 विद साइन ही आपको डालने हैं। तो ये आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो। अगेन यहाँ पे भी अजम्पशन क्या है, वी हैव टेकन द एनर्जी टू बी जीरो व्हेन दे वर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर एट इनफाइनाइट सेपरेशन। तो ये बेसिक आइडिया हुआ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसी के जैसे अपन पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, तो जैसा रिश्ता फोर्स और फील्ड का होता है वैसा ही रिश्ता एनर्जी और पोटेंशियल का होगा। तो सिंपली अपन बोलते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अपन कैसे डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एज कि अगर इमेजिनरी कोई क्यू चार्ज माने उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गए, तो उसे ए से बी तक ले जाने में बिल्कुल धीरे धीरे, काइनेटिक एनर्जी बिना बदले धीरे धीरे लेके गए, तो कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा या कितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, दैट डिवाइडेड बाय चार्ज। तो सिंपली व्हाट वी डिफाइन, डेल्टा वी इज डेल्टा यू बाय क्यू। डेल्टा यू क्या है, उस क्यू चार्ज को पहले से आखिरी पोजीशन तक ले जाने में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, या इसको डब्ल्यू एक्सटर्नल बाय क्यू भी बोल सकते हैं। एंड अगेन यूजुअली अपन मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसका पोटेंशियल जीरो मानते हैं। तो इन जनरल आप किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोलोगे, पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से धीरे धीरे हौले हौले उसको उस पॉइंट तक लाने में, एक चार्ज को लाने में कितना एक्सटर्नल वर्क लगा, एक्सटर्नल वर्क नीडेड टू ब्रिंग दैट चार्ज स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द चार्ज, दैट विल गिव मी पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट पी इन द चार्ज कॉन्फिगरेशन के कारण जो फील्ड कॉन्फिगरेशन है उसका जो पोटेंशियल अपन बोलेंगे। अब यहाँ आपको मेनली कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल, तो अगेन अगर मैंने इन्फिनिटी पे जीरो माना है तो मैं बोलता हूँ उससे आर डिस्टेंस पे, लेट से क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कोई भी ऐसे जनरल पॉइंट पी मैंने लिया है, तो वहाँ पे पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, द पोटेंशियल फॉर्मूला वुड बी के क्यू बाय आर। तो एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, उससे आर डिस्टेंस पे के क्यू बाय आर, याद रखिए स्केलर होता है। यहाँ ये फर्क नहीं करता कि आर राइट में, लेफ्ट में, यहाँ पे या डाउन है, बस आर डिस्टेंस से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल आप देखोगे हमेशा पॉजिटिव ही होगा, V वुड बी पॉजिटिव इफ Q इज पॉजिटिव। और एक पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव है, इन्फिनिटी पे जाते जाते जीरो को अप्रोच करेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल ही होगा, इसीलिए उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया गया है। तो याद रखिए यहाँ केवल चार्ज का साइन देखना है, डायरेक्शंस नहीं देखने। ऐसी मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं तो सबका पोटेंशियल ऐड करेंगे, पहले से डिस्टेंस r1 है तो उसके कारण के Q1 बाय R1, दूसरे से R2 है तो के Q2 बाय R2, सबको ऐड करेंगे। इसी तरीके से डाइपोल का पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। डाइपोल भी क्या है, दो ही तो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो आप क्या बोलोगे भाई, प्लस क्यू से कितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, जो भी डिस्टेंस है, लेट से ये बोला तो इसको बोलोगे प्लस के क्यू बाय R1। फिर माइनस क्यू से कितने डिस्टेंस पे है, उसको यहाँ से ज्वाइन करके आपने बोला लेट से R2, सो दैट इज माइनस के क्यू बाय R2। तो के क्यू बाय R1 माइनस के क्यू बाय R2।
आर मैंने डिस्टेंस माना है इनके सेंटर से। तो यहाँ फार ऑफ पॉइंट पे जब कैपिटल स्मॉल आर की वैल्यू इनके बीच के डिस्टेंस वो ए या 2 जो भी आप बोलते हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा है, तब इसका एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आता है। ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट केवल तभी वैलिड है व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए। तब आप बोलते हो फॉर्मूला क्या आता है, ए पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा कैसे नापा है, पी वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, वहां से आर वेक्टर कैसे गया है, उनके बीच जो एंगल है देखिए यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है, दिस इज थीटा। तो कॉमन सेंस से एक चीज आप देख सकते हो, अगर मैं इसको पूरा ऐसे डिवाइड करूँ, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन बना दूं इसकी, तो देखिए इस प्लेन के राइट में जो भी रीजन है, एक मिनट में थोड़ा इसको शेड कर देता हूँ आपके लिए, ये जो ये रीजन है राइट में जो रीजन है, ये रीजन में जो भी पॉइंट होगा आपको दिख रहा है वो पॉजिटिव क्यू के निकट है, और पॉजिटिव क्यू के निकट है, यहाँ थीटा भी एक्यूट आएगा और यहाँ आप देखोगे तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा। इस ब्लू रीजन में पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा क्योंकि ब्लू रीजन क्या है, प्लस क्यू के पास वाला। ऐसे ही अगर मैं दूसरे कलर को यूज कर लेते हैं, लेट्स से आई एम टेकन दिस डिफरेंट कलर, तो इस तरफ कोई है इस लाइन के, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव के क्लोजर है तो यहाँ पोटेंशियल विल बी नेगेटिव, और यहाँ कोई पॉइंट लोगे तो आर वेक्टर पी वेक्टर से ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। और ये जो मैंने बीच की लाइन बनाई थी ये एक्चुअली प्लेन बनती है, दिस व्हाट वी कॉल एज इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे याद रखिए कोई भी पॉइंट है वो दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगा, इसीलिए वी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, कोई भी इक्वेटोरियल पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल आप हमेशा क्या बोलोगे, दैट इज गोइंग टू बी जीरो, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो होगा, बाकी जगह के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस क्यू के पास है तो पॉजिटिव, माइनस क्यू के पास है तो नेगेटिव, ये आप याद रख सकेंगे, ठीक है। ऐसे ही अपन बोलते हैं एक डाइपोल को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगा था, उसी टॉर्क के कॉरस्पॉन्डिंग जब वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वहां से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। एंड व्हाट वी डिफाइन, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे डिफाइन करोगे, यू डिफाइन इट एज माइनस पी डॉट ई और यू राइट इट एज माइनस पी कॉस थीटा। यहाँ से आपको एक चीज समझ आती है, ये जो आपकी एनर्जी है ये एनर्जी मिनिमम आएगी कितनी, माइनस पी, और ये कब आएगी, जब कॉस थीटा 1 है मतलब थीटा इज 0 डिग्री, मतलब जब पी वेक्टर और वी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। और इस एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा प्लस पी, ये कब आएगा, जब एंगल क्या होगा 180 डिग्री, व्हेन पी एंड ई आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो जो भी है ये एनर्जी प्लस पी से माइनस पी के बीच में रहेगी, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड इज माइनस पी डॉट ई। याद रखिएगा 90 डिग्री पे एनर्जी जीरो होती है बट वो कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगा क्योंकि वहां पे टॉर्क मैक्सिमम होगी, तो इसीलिए याद रखिएगा क्योंकि 0 डिग्री पे टॉर्क जीरो है और एनर्जी मिनिमम है, इसलिए 0 डिग्री को अपन कहते हैं इट इज अ पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है, दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसी तरह से अगर आप देखते हो 180 डिग्री को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वहां पे भी टॉर्क जीरो है बट एनर्जी मैक्सिमम है। और इन जनरल आप बोलते हो डाइपोल को किसी भी ऐसे फील्ड में, यहाँ देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल पहले ऐसे था, इसी एंगल लेट से थीटा 1 पे, यहाँ से इसको टर्न करके आपने एंगल थीटा 2 किया, तो थीटा 1 से थीटा 2 टर्न करने में एक्सटर्नल वर्क कितना चाहिएगा, दैट इज डेल्टा यू, दैट इज यू एट थीटा 2 माइनस यू एट थीटा 1, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो आ जाएगा पी ई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, या पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये फॉर्मूला आपके और काम आता है। ये सारे डाइपोल के रिजल्ट्स याद रखिएगा। देखिए कल भी डाइपोल के रिजल्ट्स मैंने आपको बताए थे, यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पे कोई फोर्स नहीं लगता, केवल टॉर्क लगता है पी क्रॉस ई, एनर्जी बोले तो माइनस पी डॉट ई, और घुमाने में वर्क कितना होगा इतना आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये डाइपोल की पूरी कहानी अब तक की अपनी समाप्त होती है। नेक्स्ट, अब अपन ने पोटेंशियल देख लिया पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज डाइपोल के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, फील्ड और पोटेंशियल दोनों एक तरह से उस फील्ड को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। फील्ड वेक्टोरियली डिस्क्राइब करती है उस फील्ड को, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी की टर्म्स में उसको समझाने की कोशिश करता है। तो दोनों आपस में लिंक्ड है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच बता सकता हूँ, और अगर मुझे पोटेंशियल पता है तो मैं फील्ड भी डिराइव उससे कर सकता हूँ। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस अपन कभी भी डिफाइन करें, जैसा अपन ने बोला था डेल्टा यू बाय क्यू, या माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्यू ही होगा, तो क्यू और क्यू कैंसिल होके ये आपका एक्सप्रेशन होता है। सबसे बेसिक एक्सप्रेशन मैं कहता हूँ बच्चों को कि सबसे ज़्यादा काम का बेसिक एक्सप्रेशन यही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वी से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वी बी माइनस वी ए इज माइनस ई डॉट डी एस, डी एस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी,
और इसी के बेसिस पे अपन सबसे सस्ता केस लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ds का इंटीग्रेशन डेल्टा एस मतलब RB माइनस RA आपको देगा। इसको सबसे पहले अपन यहाँ से समझते हैं। देखिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाई है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट लेट से मैं सबसे पहले लूँ A और B। तो अगर मैं A से B जाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं A से B गया तो A से B देखिए मैं किधर जा रहा हूँ, फील्ड के अलॉन्ग। किधर जा रहा हूँ मैं, फील्ड के अलॉन्ग। तो E भी आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, तो E डॉट डेल्टा एस आपको पता है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दैट वुड बी पॉजिटिव। और आगे नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा। इसका मतलब A से B जाते हुए पोटेंशियल घटेगा। इसको याद रखिएगा, जब भी अपन फील्ड के अलॉन्ग जाएंगे, जब भी फील्ड के अलॉन्ग जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। व्हेन वी गो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि होगा क्या, देखिए ना, आप समझ के देखिए। फील्ड के अलॉन्ग जाएंगे तो कोई पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन कीजिए, तो फील्ड के अलॉन्ग ही फोर्स लग रहा है, तो जाना फील्ड के अलॉन्ग ही जाता है, तो फील्ड के अलॉन्ग ही जाएगा तो उसको शांति मिलेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या पोटेंशियल भी घटेगा। तो याद रखिए, एज वी गो अलॉन्ग द फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज, और मैं उल्टा जाता तो पोटेंशियल विल इंक्रीज। ऐसी अगर मैं B to C जाऊं तो B to C में E तो आगे है बट डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है क्या होगा, 0। तो अगर मैं फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता हूं तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू गो अलोंग द फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इफ यू गो ऑपोजिट टू द फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस, इफ यू गो परपेंडिकुलर टू द फील्ड पोटेंशियल रिमेन्स सेम, चेंजेस 0। याद रखिएगा, व्हेन वी गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज, इफ वी गो ऑपोजिट टू E पोटेंशियल विल इंक्रीज। ये मेरे से शायद लिखते हुए दोनों जगह गड़बड़ हो गई है, लेट मी करेक्ट इट। इफ वी गो ऑपोजिट टू E पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो यहाँ पे देखते ही ये बड़ा फेमस क्वेश्चन रहता है, तो आपको पता है फील्ड के अलॉन्ग जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो B पे कम होगा, B और C परपेंडिकुलर हैं तो B और C पे सेम होगा, और A पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ अगर मुझे आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे अपन, पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन B इज इक्वल टू C। B और C पे पोटेंशियल सेम है और A पे सबसे ज्यादा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बेसिक चीज हुई। हाँ, यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस D मानता मैं A और B के बीच में, तब आराम से देखिए, मुझे पता है A का पोटेंशियल ज़्यादा है B से, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर फील्ड कांस्टेंट हो तो अपन डायरेक्टली लिख देते हैं E इंटू डिस्टेंस, ED। अब यहाँ अजम्पशन क्या है, मेरा पूरा डिस्टेंस में उसके अलॉन्ग चलाऊँ। अब बोलोगे सर A to C चलते तो क्या होता, चल लो भाई, अगर तुम A to C जाते तो डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा ज़्यादा आता, बट क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो मुझे टोटल वेक्टर देखना है, वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग देखना है, तो आपको पता है AC नहीं देखेंगे, AC का प्रोजेक्शन फील्ड के अलॉन्ग देखेंगे, वो भी D ही आएगा। तो आप A से C जाओ या A से B जाओ, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे, बट दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट के प्रोजेक्शन अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे, इसीलिए पोटेंशियल वहां पर सेम होगा। ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये तो बात हुई कि अगर E पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ रहा है, इंटीग्रेशन से आ रहा है। तो भाई V पता है तो E कैसे आएगा, आप बोलोगे सर V तो स्केलर है, E तो वेक्टर है, कैसे आएगा। तो भाई सबसे पहले चीज अपन एक ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, क्या बोलते हैं भाई, आप A से B गए तो भी पोटेंशियल घटा, A से C गए तो भी पोटेंशियल घटा, तो A से B जाने में भी पोटेंशियल घट रहा है, A से C जाने में भी पोटेंशियल घट रहा है। किधर ज़्यादा चले आप, A से B आपने ज़्यादा चला है, A से C ज़्यादा चला है। आपको पता है आपने AC में डिस्टेंस ज़्यादा चला है बट पोटेंशियल चेंज अभी भी उतना ही हुआ है। तो हमेशा याद रखिए, वी सिंपली से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी अपन बोलेंगे वो डायरेक्शन है जिसमें जाने पे पोटेंशियल में फास्टेस्ट डिक्रीज होता है। So direction of E is that direction along which potential will decrease at maximum rate, ये याद रखिएगा। तो वहां से आप ये देखोगे पोटेंशियल का फंक्शन देख के किधर जाने पे पोटेंशियल में फास्टेस्ट डिक्रीमेंट है, वो E का डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वहाँ इंटीग्रेशन था तो यहाँ डिफरेंशिएशन है। अब यूजुअली कैसे क्वेश्चन आते हैं, V केवल x का ही फंक्शन गिवन है मान लीजिए, तो उस केस में अपन बोलेंगे केवल x कोऑर्डिनेट के साथ ही पोटेंशियल चेंज हो रहा है, मतलब फील्ड भी x के अलॉन्ग ही होगी और उसका x कंपोनेंट ही होगा, और वो कितना लिखेंगे, माइनस dv/dx। सिंपली आप बोलोगे माइनस dv/dx, बट कब, when v is function of x only, so you will write it as minus dv/dx i cap। मैग्नीट्यूड हो गया माइनस dv/dx और वेक्टर टर्म में यूनिट वेक्टर i cap आ गया। v ऐसे ही रेडियल फंक्शन गिवन हो, जैसे पॉइंट चार्ज का होता है kq/r, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल आएगी, मतलब वो आर कैप के अलॉन्ग आएगी, और यहाँ माइनस dv/dx की जगह हो जाएगा माइनस dv/dr आर कैप। और कभी अगर v x y z तीनों का कंपोनेंट गिवन है, मतलब फील्ड के तीनों कंपोनेंट है, और क्योंकि ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है तो यहाँ फुल डिफरेंशिएशन की जगह वी यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये टॉपिक मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आपके यूज होगा,
कुछ कुछ सैम्पल पेपर्स वगैरह में जो अलग अलग पब्लिशर्स के दिख रहे हैं, इसलिए मैंने एक डिस्कस किया है। जिनको पता है पार्शियल डेरिवेटिव, जिनको नहीं पता नहीं परेशान हो। तो पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से आप ई एक्स को लिख सकते हो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि यहाँ जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करूंगा तब मैं वाई और जेड को कॉन्स्टेंट मानूंगा। सिमिलरली ई वाई और ई जेड। तो ये यूजुअली मुझे नहीं लगता आपके ज़्यादा काम का, आपको केवल वो वी एक्स वी आर वाला केस ही याद रखना है। यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है। मान लीजिए पोटेंशियल गिवन है 4x स्क्वायर वोल्ट्स। किसी भी एक्स कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल क्या है 4x स्क्वायर। तो देखते ही फील आ रहा है, जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो एक्स में आगे जाने पे पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब फील्ड पीछे होगी। फील्ड किधर होगी? पीछे की तरफ होगी। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा? ई एक्स, जैसा मैंने कहा एक्स का ही फंक्शन है तो माइनस डी वी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स यहाँ 8x होगा तो फील्ड इज माइनस 8x आई कैप। इसको प्रॉपर पूरा लिखूँ तो क्या लिखूंगा मैं? ई इज, इससे एक चीज आपको समझ आएगी, एक्स पॉजिटिव होगा तो फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, और नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। वो आप देख पाओगे, बट ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, ई से वी और वी से ई दोनों काम आपको करने आने चाहिए, बोर्ड्स के लिए भी और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। तभी अपन ने देखा था अगर अपन फील्ड के परपेंडिकुलर जाते हैं तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आता, वही लॉजिक से आता है। देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप क्या बोलते हो? एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल का एक ही वैल्यू है, और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। क्यों? अगर वो उसके परपेंडिकुलर नहीं होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट उधर आ जाता है, या उसका डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट फील्ड के अलॉन्ग आके पोटेंशियल को चेंज कर देता। और हमेशा याद रखिएगा दो इक्वी पोटेंशियल कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं, फील्ड के दो पॉसिबल डायरेक्शन आ जाते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल भी नहीं हो सकते, तो वहां से भी आप बोल सकते हैं। और आपके जो एनसीईआरटी है उसमें 4 फोटोज आपको ध्यान रखनी है। देखिए पहले फोटो में आपको क्या समझाया, देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस और फील्ड लाइंस को आप लिंक कर सकते हो। फील्ड लाइंस भी ग्राफिकली फील्ड को विजुअलाइज कराती थी, इक्वी पोटेंशियल भी वही कराता है। जैसे देखिए एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी रेडियल आउटवर्ड्स फील्ड है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे? हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर, तो आप देखोगे वो ऐसे आएंगे। वो स्फीयर्स बनेंगे, और कैसे बनेंगे? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। देखिए ये जो फर्स्ट फोटो में बने हुए हैं, तो एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज के लिए हमेशा इक्वी पोटेंशियल आप देखोगे स्फेरिकल होंगे। रेडियल फील्ड है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होंगे, ये याद रखिएगा। ऐसे ही अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो डेफिनेटली इसके जो परपेंडिकुलर अपन जाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर क्या बनेंगे? प्लेन्स बनेंगे। कैसे प्लेन्स? जो वाई जेड या वाई जेड के पैरेलल होंगे। तो इस तरह से इक्वी डिस्टेंट प्लेन्स आएंगे। अगर यहाँ पे क्या है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, तो इक्वी पोटेंशियल्स जनरली अपन ऐसे बनाते हैं कि हर दो के बीच का पोटेंशियल गैप सेम है, तो यहाँ पे उनके बीच के डिस्टेंसेस भी सेम रहेंगे, कि पहले दो में जितना पोटेंशियल अंदर डिफरेंस है अगले दो में भी उतना ही होगा। यहाँ पे कई बार ऐसा प्यारा सा क्वेश्चन भी आता है कि अगर फील्ड एक्स में हो बट जैसे जैसे आगे जा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाए। अगर पॉजिटिव एक्स में जैसे जैसे आगे जा रहा है ई का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाए तो उस केस में सरफेस दिखेंगे तो ऐसे, बट क्योंकि आगे जाने पे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो इक्वी पोटेंशियल्स के बीच का गैप आपको कम करना पड़ेगा। तो पहले के बीच दो के बीच जितना गैप होगा अगले दो के बीच गैप कम हो जाएगा। ये भी कभी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछ रखा है, आप याद रखिएगा। साथ ही दो इक्वी पोटेंशियल्स और बना रखे हैं। ये जो फोटो ए दिख रहा है इसमें दो लाइक चार्जेस के लिए, दूसरे फोटो में आपको दे रखा है, सॉरी पहले में डाइपोल के लिए था, सॉरी, और दूसरे में दो लाइक चार्जेस के लिए आपको गिवन है। तो ये इक्वी पोटेंशियल्स डाइपोल के लिए बने हुए आपको दिखने चाहिए। एक और चीज, डाइपोल के अंदर जो पूरी इक्वेटोरियल प्लेन है वो भी इक्वी पोटेंशियल है, क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है। क्लियर है? तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जो आप याद रखिए। फिर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कंडक्टर्स का। देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में ही समझाया था कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में अंतर क्या है। कंडक्टर्स के पास व्हाट वी से दे हैव इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई ऑफ फ्री कैरियर्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुसंख्या में अवेलेबल है, और इसी कारण से अपन कहते हैं जैसे ही इनको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप खुद को ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो एक ऐसा इंड्यूस फील्ड ले आते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड को पूरा कैंसिल करता है, और क्विकली जैसे ही किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे इलेक्ट्रॉन उसके सैनिक को इस तरह से अपना जमावड़ा करेंगे कि अंदर सारी शांति आ जाएगी। तो एक हमेशा याद रखिए, in electrostatics or you can say under static conditions field inside the volume or we can say the meat of the conductor is 0। देखिए अपनी स्किन, अपने बॉडी से देखिए, ये स्किन हुई, तो स्किन का मतलब कंडक्टर का सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, स्किन पे फील्ड हो सकती है, बट स्किन का एक लेयर हटाते ही अंदर जो मीट फ्लैश पार्ट है उसमें कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी कंडक्टर्स के अंदर स्टैटिक कंडीशंस में।
और सरफेस पे भी जो फील्ड होगी वो सरफेस के हर पॉइंट पे नॉर्मल टू सरफेस होती है, और वो सरफेस पॉइंट पे कितनी चार्ज डेंसिटी है उस पर डिपेंड करती है। तो सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डायरेक्टेड होता है किसी भी पॉइंट पे, और सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। क्लियर है? फिर आप बोलते हो कंडक्टर्स को जब भी चार्ज दोगे, चार्ज कभी वॉल्यूम में नहीं जाता, सारा चार्ज उसका सरफेस पे ही जाता है। वॉल्यूम में क्यों नहीं जा रहा, उसका रीजन आपको फिर दिखेगा। वॉल्यूम में जाएगा तो फिर अगेन वही गॉस लॉ से फ्लक्स वगैरह कुछ निकलने आ जाएगी, तो फील्ड जनरेट होगी जो कि होनी नहीं चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उस पर पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा। आप बोलते हो पूरा कंडक्टर का वॉल्यूम एक इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है, कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, और वही होगा जो उसके सरफेस पे होगा। जो सरफेस पे है, जो सेंटर पे है, या जो इन बिटवीन कहीं भी देखोगे हर जगह सेम होगा। और कंडक्टर अपने अंदर फील्ड जीरो करने के कारण अगर कंडक्टर में कोई कैविटी बनी हुई है तो उस कैविटी को भी वो बाहर की दुनिया के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा के रखता है, जिस कंसेप्ट को आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यही कहती है अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर इज शील्डेड फ्रॉम एनी आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। और इसीलिए आप कहते हो कि वो बिजली बिजली कड़क रही हो, जंगल में हो, तो कार के अंदर बैठ जाइए। एक कार आपकी एक तरह से मेटालिक बॉडी हो गई, मेटल के कैविटी में आप हैं तो एक्सटर्नल फील्ड से आप बचे रहेंगे। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। कंडक्टर के वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होगा, कंडक्टर के वॉल्यूम में अगर कोई चार्ज नहीं होगा और कोई फील्ड भी नहीं होगी, और पोटेंशियल इसीलिए कांस्टेंट रहेगा। सरफेस पे फील्ड होगी बट हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी। नेगेटिव चार्ज है सरफेस पे तो टूवर्ड इनवर्ड्स डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड्स होगा। और कैविटी कोई अंदर है और उस कैविटी में खुद का कोई चार्ज नहीं है तो बाहर की दुनिया से उसको पूरी तरह से महफूज रखा जाएगा। अगर उसमें खुद में कोई चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो रहने वाली है। तो ये आपके कंडक्टर्स की बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। अगेन आपको सलाह दूंगा एनसीईआरटी से एक बार ये सारे पॉइंट्स अच्छे से वापस से देख लीजिए। नाउ कंडक्टर्स के बाद अपन बात करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक्स की। डाइलेक्ट्रिक्स बड़ा खतरनाक नाम लगता है, मैं सिंपली कहता हूँ डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस। तो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को ही डाइलेक्ट्रिक कहते हैं और कुछ अलग नहीं है। और अपन कहते हैं कंडक्टर्स की तरह ये भी चाहते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड में जब भी रखे तो ये चाहते हैं इनके वॉल्यूम में भी फील्ड जीरो हो जाए, पर क्योंकि इनके पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो अपनी फील्ड इतनी जनरेट नहीं कर पाते जो एक्सटर्नल फील्ड को पूरा नस्ते नाबूद कर दे। बट जो भी हो ये कोशिश तो करते हैं, उसका विरोध तो करते हैं, उसके कारण फील्ड अंदर थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो अगर बाहर फील्ड ई नॉट है तो यहाँ ये जो भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स है वो रियलाइन करके कुछ ये इंड्यूस फील्ड या पोलराइज फील्ड जनरेट करते हैं, और उसके कारण जो अंदर नेट फील्ड होगी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और अपन कहते हैं इसके अंदर फील्ड, डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड अगर बाहर ई नॉट है तो इसके अंदर हो जाएगी ई नॉट बाय के, और के जो है द फैक्टर बाय विच द फील्ड इज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये याद रखिएगा कभी भी ये 1 से छोटा नहीं होता। के की वैल्यू 1 होती है फॉर वैक्यूम, इनफाइनाइट फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में के इन्फिनिटी का मतलब यही हो गया कि फील्ड हैज बिकम जीरो। तो के जितना ज़्यादा होगा उतना रिडक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मेन चीज़ क्या है, जिस चार्ज के कारण वैक्यूम में फील्ड ई नॉट होती तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वही चार्ज के कारण फील्ड ई नॉट बाय के ही रहेगी, उसकी 1 बाय के टाइम्स हो जाएगी। अब डाइलेक्ट्रिक भी दो तरह के आपकी एनसीईआरटी समझाती है, एक बोलते हैं पोलर, एक बोलते हैं नॉन पोलर। पोलर वो हैं जैसे HCl, HCl को तो कभी भी आप बनाओगे तो ऐसे दिखाओगे, हाइड्रोजन पे इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोराइड पे नेगेटिव आता है क्योंकि क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन्स को हड़प लेता है, और उसके कारण से यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉइंट करता हुआ एक इंट्रिंसिक डाइपोल मूवमेंट भी आप बोल सकते हो। तो अपन बोलते हैं इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड नहीं करते, ऑलरेडी इनके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट रहता है। बट होता क्या है, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की है तब सारे डाइपोल थर्मल मोशन के कारण अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो नेट मोमेंट यहाँ पे भी जीरो होता है, ये पोलराइज नहीं होता। ऐसी नॉन पोलर को देखोगे तो नॉन पोलर H2O2 यहाँ क्या बताते हैं अपन, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता। आप ऐसे दिखाओगे जहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, यहाँ कोई इंट्रिंसिक चार्ज सेपरेशन या डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो पोलर में डाइपोल मूवमेंट होता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास, नॉन पोलर में नहीं होता। बट पोलर में भी रैंडम नेचर के कारण नेट ओवरऑल वॉल्यूम में कोई नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नजर नहीं आता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है। बट जैसे ही आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करते हो, नॉन पोलर्स में तो फिर डाइपोल्स इंड्यूस होते हैं और पोलर में वो डाइपोल्स फील्ड के अलोंग अलाइन करना चाहते हैं, तो दोनों के दोनों को आप बोलोगे इन एक्सटर्नल फील्ड, इन एक्सटर्नल फील्ड अपन कहेंगे दोनों पोलराइज हो जाते हैं। वो पोलराइजेशन आप बोलते हो काई टाइम्स ई, वो पोलराइज हो जाते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही पोलराइजेशन कहते हैं।
और उसके कारण अपन कहते हैं यहाँ पे कुछ फील्ड रिडक्शन वाले वो पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पोलर हो या नॉन पोलर दोनों में ये चीज़ याद रखिएगा, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर इनमें पोलराइजेशन आ जाएगा। क्लियर है, ये इतनी बात आप याद रखिएगा। ना अब अपन बात करते हैं एक यंत्र की, एक डिवाइस की, एक कंपोनेंट बोले सर्किट का, बेसिकली कैपेसिटर। जैसे रेजिस्टर होता है वैसे ही कैपेसिटर होता है, जो आप 12th क्लास में ही पढ़ते हो। बेसिकली आप बोलते हो कैपेसिटर इज एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस और चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, जो अपने प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो इन जनरल कैपेसिटर की ऐसी व्यवस्था है, अपन बोलते हैं दो कंडक्टर्स जिनको सेपरेट किया है किसी इंसुलेटिंग मीडियम से। सो कैपेसिटर इज बेसिकली टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। एक को पॉजिटिव बोल देते हैं, एक को नेगेटिव प्लेट बोल देते हैं। प्लेट हो या नहीं हो तो भी यूजुअली नॉमेनक्लेचर ऐसा ही है। यूजुअली अपन कहते हैं जब इन दो कंडक्टर्स के बीच एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आता है, एक पे जितना पॉजिटिव है दूसरे पे उतना नेगेटिव है, तो एज सच तो टोटल चार्ज जीरो हो गया। बट फिर भी एज पर कन्वेंशन चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब अपन क्या लेते हैं, द चार्ज विच इज गिवन टू इट्स पॉजिटिव प्लेट। तो जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है वही कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है। इस तरीके से देखिए, ये दो कंडक्टर्स हैं, बीच में यहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। ये जो मीडियम है दिस शुड बी इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग मीडियम है। बैटरी से कनेक्ट करने पे जिस पे प्लस क्यू आया वो पॉजिटिव प्लेट, जिस पे नेगेटिव क्यू आया वो नेगेटिव प्लेट, ये अपन यहाँ पे बोलते हैं। और कैपेसिटर के अंदर अपन पाते हैं कि प्लेट्स पे चार्ज कितना आएगा वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपने लगाया है। सो किसी भी कैपेसिटर पे क्यू और वी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब बैटरी डबल वैल्यू की होती तो चार्ज भी डबल आता। और इसी वे में अपन बोलते हैं क्यू बाय वी का रेशो कांस्टेंट रहेगा, और उसी को अपन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं कैपेसिटेंस। So Q by V is constant, which is called the capacitance of that capacitor, which we denote by capital C. तो यहाँ फंडामेंटल इक्वेशन क्या हो गई, Q इक्वल टू सी वी। जैसे रेजिस्टर की V इक्वल टू आई आर है, यहाँ हो जाएगी Q इक्वल टू सी वी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, V डबल करोगे Q डबल हो जाएगा, C वही रहेगा। C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, वो चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। इसकी यूनिट होती है कूलाम पर वोल्ट, जिसको फैरेड बोलते हैं। टिपिकली फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट। आपको डेटा प्रैक्टिकल जो मिलता है वो माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड ऑर्डर का ही मिलता है। और याद रखिएगा जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का आप देखोगे किस पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर्स की ज्योमेट्री पे, उनके साइज और शेप पे, जो मीडियम सेपरेट कर रहा है, एयर है या कोई माइका है, प्लास्टिक है, उस पर डिपेंड करेगा, और उनके बीच के गैप पे। तो मीडियम, गैप एंड साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर्स, ये याद रखिएगा। चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज आधा दुगना करने पे कैपेसिटेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। एक ही छोटा सा पॉइंट और है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यही है, इसको जस्ट याद रखिए कभी आए तो, कि कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस अप्रिशिएबली बढ़ जाता है यदि एक अर्थ कंडक्टर उसके पास लाया जाता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल, ज़्यादा इसमें दिमाग आप मत लगाइए। अपने को सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, आपके पास आप मानते हो दो पैरेलल प्लेट्स या दो इनफाइनाइट शीट्स हैं जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं, और अपन बोलते हैं उनका एरिया उनके गैप की तुलना, जो उनके डायमेंशन है वो उनके बीच के गैप की तुलना में बहुत बड़े हैं, तो इसीलिए उनको इनफाइनाइट प्लेट्स मानते हैं। ये दो प्लेट्स हो गई और इनके बीच में गैप डी हो गया। ऐसी जो व्यवस्था बनती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगेन इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसे ही वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे, एक प्लेट पे प्लस क्यू आएगा, एक पे माइनस क्यू। तो आउटसाइड रीजन जो यहाँ और यहाँ होंगे, यहाँ पे दोनों प्लेट्स के फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। आपको पता है शीट का फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, और बीच के अंदर दोनों के फील्ड ऐड अप होते हैं, और दोनों का ऐड करके फील्ड निकल के आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे क्रिएट हुआ है, केवल प्लेट्स के बीच में, और कितना हुआ है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और ये कॉन्स्टेंट फील्ड होती है डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। और इसी के बेसिस पे क्या अपन ने, देखिए E यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी लिखना है तो लिख दूंगा ED का मतलब यहाँ क्या हो गया, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और कैपेसिटेंस की वैल्यू मैंने आपको दिखाई क्या होती है, Q बाय V। जैसे ही Q बाय V करोगे तो ये फॉर्मूला आपका आ जाता है जिसको आपको याद करना है। द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। एप्सिलॉन नॉट एक तरह से मीडियम डिपेंडेंट हो गया, वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट कोई और होगा तो अभी आगे बात करेंगे। ए क्या हुआ, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और प्लेट्स के बीच में फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, जिसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बोल सकते हैं अपन। ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ देखिए, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स जो एक दूसरे पे लगाएंगी उसको कैसे लिखेंगे अपन, चार्ज ऑन वन प्लेट मल्टीप्लाइड बाय ई अपन क्या बोलेंगे, टोटल फील्ड नहीं, ई लेंगे ड्यू टू अदर प्लेट। तो ये जो मैंने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी, इसमें दोनों कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है, तो यहाँ
जो एक सिंगल प्लेट की फील्ड है, याद रखिए खुद के फील्ड में कोई खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा। अगर प्लस क्यू पे फोर्स निकालूंगा तो उस पर केवल नेगेटिव क्यू का फील्ड लिखना है, तो इसका आधा होगा, कितना लिखेंगे, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये याद रखिएगा, इनके बीच फोर्स कभी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए। सीबीएसई में यूजुअली कम काम आएगा, कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा काम आएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर एक आइसोलेटेड स्फीयर आपको गिवन है, एक सिंगल कैपेसिटर एक कंडक्टिंग स्फीयर ऐसे दे दिया, तो इस केस में अपन मानते हैं कि लेट्स से इस पे प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू वाला जो कंडक्टर है वो इन्फिनिटी पे है, और उससे जब अपन इसको डिराइव करते हैं, अगेन अपने को डिराइव नहीं करना, अपन इसको एक आर रेडियस अगर इसकी बोले तो इसको एक कैपेसिटर की तरह मान सकते हैं, जिसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो याद रखिए, एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर को एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करिए, उसका कैपेसिटेंस अपन बोलते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जैसा मैंने कहा, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है बिटवीन द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, अपन बोलते हैं एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आप लिखोगे हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c या क्यू वी बाय 2, कोई भी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है, सब में क्यू इक्वल टू सी वी को यूज़ किया है। और जब एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम जिसमें स्टोर्ड है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक कैपेसिटर के लिए जब निकालते हैं तो वो आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एक जनरल रिजल्ट है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ एनर्जी स्टोर्ड है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इसको आप बोल सकते हो कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इसकी यूनिट आप याद रखिएगा क्या होगी, जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जूल पर मीटर क्यूब, ये फंडे आप याद रखिएगा। नाउ इसके बाद बात करते हैं अपन रेजिस्टर्स की तरह कैपेसिटर्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर कैपेसिटर सीरीज में है, सीरीज में होंगे तो क्या बोलेंगे अपन, सब पे चार्ज सेम है, और कॉम्बिनेशन पे जो इक्विवेलेंट लेंगे उस पर भी चार्ज सेम ही आएगा, और प्लस अगर इंडिविजुअल्स पे पोटेंशियल ड्रॉप V1 V2 ऐसे है तो टोटल ड्रॉप अक्रॉस कॉम्बिनेशन होगा V1 प्लस V2 लाइक दिस। अब यहाँ पे इसी को यूज करके डायरेक्ट आपके पास क्या रिजल्ट आता है, इन सीरीज 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 टिल सो ऑन। याद रखिए, सीरीज के अंदर जो सी इक्विवेलेंट आता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स जुड़े हैं उनमें जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आएगा, और प्लस क्योंकि सीरीज में चार्ज सब पे सेम है, सो क्यू इज सी वी, क्यू सब पे सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी देखोगे तो वो कैपेसिटेंस के इन्वर्स आएगा। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो छुटकू है उस पर पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, जो बड़ा है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा। तो रेशो निकालना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो V1:V2 टिल Vn इज 1/C1:1/C2 एंड सो ऑन। दो कैपेसिटर्स के केस में जैसे मैंने यहाँ लिया है, तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, V1/V2 का रेशो इन्वर्स है तो यू विल राइट C2/C1, और साथ ही साथ आपको पता है V1 प्लस V2 किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। तो यहाँ से जब आप पूरा सॉल्व करते हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो V1 इज C2/C1 प्लस C2 इंटू वी, एंड V2 इज C1/C1 प्लस C2 इंटू वी, ये आप लिख सकते हैं। दोनों पे पोटेंशियल डिवाइड करना आपको आना चाहिए। पैरेलल में क्या होता है, सेम दो पॉइंट्स के बीच होते हैं, सब पे पोटेंशियल सेम होता है, इक्विवेलेंट पे भी वही होगा, बट इक्विवेलेंट पे चार्ज क्या होगा, सबके इंडिविजुअल चार्जेस का सम। और यहाँ से जब डिराइव करते हैं तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट क्या आता है, सारे कैपेसिटेंस का सम। इसका मतलब पैरेलल में जो सबसे बड़ा कैपेसिटर था, सी इक्विवेलेंट उससे भी बड़ा आने वाला है। और क्योंकि पोटेंशियल सब पे सेम है तो यहाँ चार्ज किस पे ज़्यादा आएगा, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो Q वुड बी इन द रेशियो ऑफ C, तो जो बड़ा होगा उस पर कैपेसिटेंस इसका ज़्यादा है, उस पर चार्ज स्टोर भी ज़्यादा होगा, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन की बात हुई। फिर एक बहुत ही प्यारा CBSE का होता है जिसको बोलते हैं अपन, बड़ा फेवरेट टॉपिक है, रीवायरिंग ऑफ चार्ज कैपेसिटर्स। ये कहता है, मान लीजिए दो कैपेसिटर्स को आप अलग अलग बैटरी से चार्ज करके लाए हो, पहले को V1 वोल्टेज से चार्ज किया, उस पर Q1 माइनस Q1 चार्जेस हैं, दूसरे को VT पोटेंशियल से चार्ज किया है, Q2 और माइनस Q2 चार्जेस है। अब बैटरी हटा के दोनों को आइसोलेट कर दिया और दोनों को अब आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, जैसे इस केस में मैंने माना है दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स को एक साथ और नेगेटिव प्लेट्स को एक साथ। तो जैसे ही आप कनेक्शंस कंप्लीट करोगे, फाइनली ये दोनों सेम दो पॉइंट के बीच में होंगे, ये पॉइंट ए बोल दूं और ये बी बोल दूं। अब दोनों ए बी के बीच है तो फाइनल पोटेंशियल विल बी सेम, और उस फाइनल पोटेंशियल सेम करने के लिए अगर अपन देखें, यहाँ पे अपन देखते हैं ये जो दो प्लेट्स अपन ने जोड़ी हैं, मैं लेफ्ट की दोनों प्लेट्स देखूँ आपस में जुड़ी हैं, बाकी बीच में जब भी दिखाते हैं वैक्यूम है तो वहाँ से चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो जो भी चार्ज की अदला बदली हुई है आपस में हुई है, दोनों पे मिला के टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो यहीं से कंसेप्ट लेते हैं अपन कि पहले इस पे Q1 इस पे Q2 था, अब मान लीजिए इस पे Q1 डैश इस पे Q2 डैश, आफ्टर रिवायरिंग व्हाट विल राइट, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द टोटल चार्ज ऑफ दीज टू प्लेट्स Q1 प्लस Q2 वुड बी सेम एज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और यहाँ से जब वैल्यू लिखते हैं तो फाइनल पोटेंशियल क्या आएगा,
C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। याद रखिएगा ये कब होगा, जब लाइक प्लेट्स को टुगेदर अपन ने किया है। और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में कुछ करंट वरंट फ्लो होता है, कुछ एनर्जी लॉसेस भी होते हैं। और कितना एनर्जी लॉस है आप याद रख लीजिएगा इसको, हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आप इसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की तरह भी देख सकते हैं, वहां पे भी कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आते थे, हाफ M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये कब की बात की है, जब लाइक प्लेट्स है। अगर इसकी जगह यहाँ क्या होता, अनलाइक प्लेट्स, तो उस केस में जिस प्लेट पे चार्ज ज़्यादा है उसके हिसाब से फाइनल पोलैरिटी आती है। यहाँ तो फाइनली दोनों के लेफ्ट वाले ही पॉजिटिव, राइट वाले नेगेटिव हैं। वहाँ डिपेंड करता है कौन पॉजिटिव ज़्यादा है, कौन नेगेटिव कम है। लेट से Q1 ज़्यादा पॉजिटिव होता है, उसको नेगेटिव प्लेट से Q2 की जोड़ते हैं, तो यहाँ Q1 प्लस Q2 की जगह चार्ज कंजर्वेशन में Q1 माइनस Q2 आता। फाइनली तो कहानी वही बनती। तो यहाँ पोटेंशियल जब निकालते तो C1V1 प्लस की जगह आता है यहाँ पे माइनस, ये याद रखिएगा। और यहाँ अगर एनर्जी लॉस की बात मैं करूँगा तो यहाँ V2 एक तरह से नेगेटिव हो गया, तो यहाँ एक्सप्रेशन भी ऐसा ही हो जाएगा। देखिए V1 माइनस V2 की जगह यहाँ बन जाएगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। यहाँ एनर्जी लॉसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और टिपिकली CBSE वालों की जो आदत है वो लेते हैं एक चार्ज होता है दूसरा अनचार्ज, तो एक चार्ज को दूसरे अनचार्ज से जोड़ते हैं, तो अनचार्ज मतलब V2 को 0 डाल दोगे और उसके हिसाब से कोई सा भी एक्सप्रेशन फिर आप पकड़ लीजिए। तो ये स्पेसिफिक टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। NCERT में ऐसा एक सॉल्ड एग्जाम्पल है। चलिए फिर बात करते हैं कैपेसिटर को यदि डाइलेक्ट्रिक से भर दिया तो मान लीजिए पहले वैक्यूम था, ए एरिया था, डी गैप था, उसका कैपेसिटेंस आपने लिखा C0 जो था कितना, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब यदि उस पूरे वॉल्यूम को आपने किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो सीधे याद रखिएगा जहां पे भी आप एप्सिलॉन नॉट था उसकी जगह आपको K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लगाना है। और अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D की जगह परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम आएगा विच इज एप्सिलॉन नॉट इनटू K। सो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D, या दूसरे शब्दों में आप बोलोगे इसका कैपेसिटेंस K गुना हो गया। इफ द डाइलेक्ट्रिक इज कंप्लीटली फिलिंग द स्पेस, वी से द कैपेसिटेंस, वैक्यूम वाले केस से देखें तो K गुना हो जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। याद रखिए कैपेसिटेंस एरिया डायमेंशंस और डिस्टेंस और मीडियम पे डिपेंड करेगा। अगर इसकी जगह आपने पार्शियली फिल किया है, देखो फुल्ली फिल करने पे तो K टाइम्स हो गया, याद रखिए। अगर आपने पार्शियली फिल किया है कि डी गैप था बट आप टी गैप ही आपने पूरा भरा है वॉल्यूम से, बाकी डी माइनस टी गैप आपका बचा हुआ है, तो इस केस में आप डायरेक्ट याद रखिए एक तरीका तो ये होता है, जो पहले जो मैंने येलो शेड किया है इसको आप एक फुली फिल्ड कैपेसिटर मानिए टी वाला, इसको C1 लिख लीजिए, दूसरे को वैक्यूम फिल्ड मानिए और दोनों सीरीज में ले लीजिए। तो इससे डायरेक्ट जो इक्विवेलेंट आता है उसको अपन याद ही रख लें। अपना सिंपल सा तरीका है, देखिए वापस लिख देता हूं मैं, लिख दीजिए एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए कितने डिस्टेंस में कौन है, टी थिकनेस में K आया है, तो टी थिकनेस के साथ आप लिख दोगे T/K, जो भी आया है T/K। अब D माइनस टी के साथ कौन है, वैक्यूम ही है, तो वैक्यूम का K 1 ही कहलाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अगर इसकी जगह क्वेश्चन थोड़ा सा और मजे ले ले आपके, मान लीजिए ऐसे दे रहा है, ये दो भरे हैं, ये पहला डाइलेक्ट्रिक, ये दूसरा, ये T1 है, इसका कांस्टेंट K1 है, ये T2 गैप है और ये K2 है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे सारे सीरीज में लगाते हुए, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो सीधे लिख लीजिए T1 है उसमें K1 लगा दीजिए, तो क्या लिखोगे आप, T1/K1, T2 में K2 है तो T2/K2। इस तरीके से देखिए, यहाँ मेरा अजम्पशन है कि हर स्लैब का एरिया वही है जो कंप्लीट प्लेट एरिया है, बस गैप थोड़ा सा कम कम था, टोटल डी गैप की जगह कम कम गैप यहाँ पे फिल किया है। अच्छा अगर इसकी जगह कॉपर प्लेट होती, डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर ये कॉपर का स्लैब होता तो K की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती, तो इफेक्टिवली वो टी थिकनेस कम हो जाती, आप बोलते प्लेट्स का गैप D की जगह D माइनस टी हो गया, क्योंकि ये T/K का फैक्टर 0 ही हो जाता और कैपेसिटेंस हो जाता एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी अपॉन D माइनस टी। तो ये पार्शियली फिल्ड का ये केस आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो लास्ट चीज़ अब जो मैं लूँगा, कई बार ये होता है कि एक कैपेसिटर था उसको आपने चार्ज किया और अब आपने उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसे डाला है, बैटरी को लगाए लगाए या बैटरी को हटाए हटाए। तो पहला केस ऐसा मान के चलिए कि ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, वैक्यूम फील्ड के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, V वोल्ट से आपने इसको चार्ज किया, तो अभी इस पे प्लस Q माइनस Q चार्ज आ गया। अब लेट से पहले केस में क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या की, बैटरी हटा दी, प्लेट्स को आइसोलेट कर दिया, इस केस में प्लेट्स आइसोलेट कर दी, बैटरी हटा दी, तो इस केस में प्लेट्स अब आइसोलेटेड है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इस केस में हमेशा याद रखिएगा चार्ज इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट।
तो बैटरी हटाने के बाद चार्ज वही रहेगा। अब जैसे ही आप इसको डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, आपने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया तो इतना क्लियर है कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है चार्ज और पोटेंशियल से। कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो गया बट चार्ज यहाँ पे सेम रहेगा। अब Q इक्वल टू सी वी, Q तो वही है, C के गुना हो गया तो V आप देखोगे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1/k। तो पोटेंशियल यहाँ पे K टाइम्स रिड्यूस हो गया और इट बिकम्स 1/k। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, आप देख सकते हैं सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे फील्ड यूनिफॉर्म ही होगी, ये गैप D है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे केस में मैं हमेशा सलाह दूंगा आप लिखिए V/D। क्या लिखिए, V/D। इलेक्ट्रिक फील्ड को V/D लिखेंगे तो D तो वही है बट पोटेंशियल 1/k टाइम्स हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k टाइम्स हो गई। एनर्जी के लिए मैं कहूँगा यहाँ फॉर्मूला आप देखिए Q²/2C। क्यों कह रहा हूँ ये कि Q सेम है और C की वैल्यू K टाइम्स हो गई तो एनर्जी भी 1/k टाइम्स हो गई। तो अगर बैटरी हटाने के बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटी K टाइम्स, पोटेंशियल 1/k टाइम्स, एनर्जी 1/k टाइम्स एंड फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आल्सो 1/k टाइम्स। अगर बैटरी लगाए रखी तो बैटरी का धर्म होता है कि वो पोटेंशियल को कांस्टेंट रखे, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, डाइलेक्ट्रिक डल गया तो कैपेसिटी K टाइम्स। अब Q क्या होता है, CV, V तो वही है, C K टाइम्स हो गया तो चार्ज भी K टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ होती है गड़बड़, लोग सोचते हैं फील्ड तो 1/k टाइम्स हो जाएगा बट नहीं भाई, यहाँ चार्ज ही K टाइम्स हो गया तो ओरिजिनल चार्ज ही K टाइम्स हो गया तो वो फील्ड वैसे ही K टाइम्स हो जाती, बट डाइलेक्ट्रिक के कारण वो K का K कैंसिल हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में जैसा मैंने कहा, E को हमेशा क्या देखोगे, V/D। बैटरी लगी हुई है तो पोटेंशियल वो का वही है, गैप वो का वही है, फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब फील्ड अभी भी वही रहेगी। जो वैक्यूम के वक्त थी वही डाइलेक्ट्रिक में भी आ रही है, क्यों, क्योंकि चार्ज कॉरस्पॉन्डिंगली उतने से बढ़ गया है। बट याद रखिएगा यहाँ फील्ड चेंज नहीं हुई, पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। और एनर्जी के लिए यहाँ मैं कहूँगा फॉर्मूला आप देखिए, 12CV²। वी तो वही है, कैपेसिटी K टाइम्स हो गई तो एनर्जी भी K टाइम्स हो जाएगी। ये दो केसेस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हमेशा याद रखिए, बैटरी लगी हुई है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, बैटरी हटा के प्लेट्स को अलग थलग करके प्रोग्राम किया है तो चार्ज वही रहेगा, बाकी दिमाग लगाइएगा। तो आई होप कुछ आपकी हेल्प होगी इस रिवीजन के साथ। मैं कोशिश करूंगा इसके क्वेश्चन सीरीज भी लेके आए जिससे जो अपन ने सीखा है उसको और रीइंफोर्स कर सकें। और फिर मैं कहूँगा देखिए इसके साथ साथ एनसीईआरटी की समरी ज़रूर पढ़िए, और टाइम मिलता है और आपने पढ़ रखी है तो एनसीईआरटी बुक हमेशा पढ़नी है और कोई बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका फीडबैक हो बताइएगा, इसके भी नोट्स में शेयर करने की जल्द से जल्द आपके साथ कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।